जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वो फिजिक्स की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिक्स एक यूनिट है और इसके अंदर हम लोग 4 से 5 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है सरल रेखा में गति, जिसको हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टर पढ़ाया है। पहला था आपका मापन तथा मात्रक, दूसरा था बीमीय विश्लेषण, तीसरा था प्रतिशत त्रुटि। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। आपकी मैथ की क्लास चल रही है, जीके जीएस की क्लास चल रही है, आपकी हिंदी की क्लास चल रही है। तो अगर आप इन क्लासेस की वीडियोस देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। जल्द ही मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाला हूँ और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड की क्लास शुरू होगी, यानी सामान्य अभियोगिता का जो एक पेपर होगा उसकी भी क्लास जल्द ही आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाए और उनका भी फायदा हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बात करेंगे हम लोग सरल रेखा में गति के बारे में। ठीक है, तो सरल रेखा का मतलब समझ पा रहे होंगे, सीधी रेखा है ना। सीधी रेखा जैसे ये हो गई, ये हो गई है ना। ठीक है, ये हो गई, तो इन सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। तो जो हमारी गति होगी वो कैसी होगी, सीधी रेखा में होगी, या तो ऐसे या तो ऐसे, बिल्कुल सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा है ना। दूसरी बात, गति क्या होती है, तो गति के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में, स्थिति मतलब पोजीशन, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तब बोलते हैं कि वस्तु जो है वो क्या है, गतिमान है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु क्या होता है, गतिमान होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गति यानी मोशन। मोशन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे है ना, उबने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, आप कहेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन होता यह है कि जब आप किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को शुरू करें पढ़ना ना, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करें ताकि कोई भी चीज़ें आपसे छूटे ना और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता जाए। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग टॉप पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में पहुँचे और धड़ाधड़ सिक्सर लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उबने की ज़रूरत नहीं है। गति के बारे में बात करें तो कहते हैं समय के साथ स्थिति में परिवर्तन समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। किसी भी वस्तु के स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु जो है वो गतिमान होती है, यानी वस्तु के पास गति होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो कि मान लो कोई वस्तु है, पहले ए पर थी और कुछ देर के बाद बी पर पहुंच गई और कुछ देर के बाद सी पर पहुंच गई, है ना। आपके आंखों के सामने हो रहा है कि पहले ए पर थी, फिर बी पर पहुंची, फिर सी पर पहुंची। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु के पास कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, मतलब वस्तु जो है वो गति की अवस्था में है, गतिमान है। पहले ए पर थी, चलते चलते बी पर पहुंची और फिर सी पर पहुंच गई। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्थिति में यानी पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह देंगे कि वस्तु जो है वो क्या है, गतिमान है। ठीक है, ये तो बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको आइडिया होगा ही। ठीक है, अब एक चीज़ होता है विराम, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल, है ना, जीरो से ही हीरो बनेंगे आप। रेस्ट शब्द से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। रेस्ट मतलब बिल्कुल आराम करना, है ना। जैसे रेस्ट हमारे कानों में जाता है, हमको लगता है बस दोनों पैर फैला के आराम से सो जाएं। ठीक है, वही तो रेस्ट होगा। तो रेस्ट क्या होता है कि जब समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन
ना हो तो वस्तु विराम में होता है, यानी विरामावस्था में होता है या विराम में होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर समय धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन वस्तु जहाँ पहले था वहीं अब भी है तो हम कह देंगे कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे निर्देश तंत्र के बारे में। निर्देश तंत्र अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है जो ये बताता है कि वस्तु किस गति से जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। मतलब यह है कि इसके द्वारा हम वस्तु की गति और उसकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वस्तु किस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, और किस गति से आगे बढ़ रहा है। तो हम कह देते हैं इसके द्वारा वस्तु की गति तथा दिशा का निर्धारण किया जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम वस्तु की गति और उसकी दिशा के बारे में पता लगाते हैं कि वस्तु किस दिशा में कैसी गति कर रहा है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है जड़त्वीय और दूसरा होता है अजड़त्वीय। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसके बारे में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जब न्यूटन की गति का नियम, तो वहाँ पर ये आएगा फिर से। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जड़त्व क्या होता है और जड़त्व से रिलेटेड कुछ और बातें होंगी। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फिर से कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय क्या होता है। बस इतना जान लीजिए कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है इसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। है ना, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है इसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। और जो अजड़त्वीय अंग्रेजी होती है इसकी अंग्रेजी होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसकी अंग्रेजी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है इसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। समझे ना? तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होगा उसमें न्यूटन के नियम लागू होंगे। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होगा उसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है इसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई। छोटी सी बात है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जड़त्वीय क्या होता है, अजड़त्वीय क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब गति के बारे में बात करेंगे। गति 3 प्रकार से होती है। ठीक है, फिलहाल आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि जो निर्देश तंत्र होता है ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक निर्देशांक निकाय होता है। और जब निर्देशांक की बात होगी तो जाहिर तौर पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की बात होगी। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की बात होगी। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करेंगे अब हम लोग एक विमीय गति की। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। फिर बात करेंगे द्विविमीय गति की। फिर बात करेंगे त्रिविमीय गति की। 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है,
अब एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति क्या होते हैं? गति तो आपने समझ लिया, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो गति कहलाएगी। अब एक विमीय गति क्या है? मैंने आपको बताया, अभी कुछ देर पहले बताया कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, निर्देश तंत्र जो होता है, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी निर्देशांक निकाय होता है। और जब भी निर्देशांक की बात आएगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की हम लोग बात करेंगे, है ना। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया आपका जेड अक्ष, ठीक है। तो अभी हम लोग जब बात करेंगे एक विमीय गति की, तो इसमें क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जब वस्तु, ऐसे लिख देता हूं, वस्तु एक्स, वाई व जेड में से किसी एक अक्ष में गति करता है। एक विमीय गति जो होती है, इसमें क्या होता है कि वस्तु x, y, z में से किसी एक अक्ष में गति करेगा। या तो वस्तु x अक्ष में केवल जाएगा, या तो y अक्ष में जाएगा, या तो z अक्ष में जाएगा। मतलब एक बार में वो केवल एक ही अक्ष में चलेगा, तीनों या दोनों अक्ष में नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि x में भी चले, y में भी चले। ऐसा नहीं हो सकता कि x और z दोनों में चले। ऐसा नहीं हो सकता कि y और z दोनों में चले। जब भी चलेगा अकेले चलेगा, एक ही अक्ष में चलेगा, चाहे x में चले, चाहे y में चले, चाहे z में चले। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, है ना, या रोड पर, सड़क पर दौड़ती हुई कार। मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि रेलगाड़ी ऐसे दौड़ रही थी अचानक ऐसे जाने लगी। ऐसे तो होगा नहीं। जब वो चलेगी तो केवल एक ही अक्ष में चलेगी, या तो x में चले, या तो ऐसे चल रही है तो y में चलेगी, या तो ऐसे चल रही है तो z में चलेगी। जब भी चलेगी तो केवल एक ही अक्ष में चलेगी। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कार ऐसे ऐसे चल रही है और अचानक से क्या हो जाए, उड़ जाए। ऐसा उड़ने वाला सिस्टम तो केवल साउथ की फिल्मों में होता है ना, वहाँ पर तो पूरा फिजिक्स फेल हो जाता है। ऐसे चल रही है अचानक ऐसे उड़ने लगेगी हवाई जहाज़ की तरह, फिर ऊपर हवा में भी चल सकती है, फिर ऐसे आएगी, फिर रोड पर चलने लगेगी। तो वो सब चीज़ें केवल फिल्मों में होती हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक विमीय गति जो होगा वो केवल या तो क्या होगा, केवल एक्स अक्ष में चले, या तो केवल वाई अक्ष में चले, या तो केवल जेड अक्ष में चले। इन तीनों में से किसी एक अक्ष में अगर चलेगा तो उसे हम बोलेंगे एक विमीय गति। बात समझ में आई। द्विविमीय गति क्या होती है? वस्तु एक्स, वाई व जेड में से किन्हीं दो अक्षों में गति करता है। अभी क्या हो गया? अभी वस्तु जो है वो एक साथ दो अक्षों में गति करेगा। एक साथ क्या करेगा? दो अक्षों में गति करेगा। मतलब x और y में साथ साथ चल सकता है, y और z में साथ साथ चल सकता है, x और z में साथ साथ चल सकता है। अगर ऐसा गति हो रहा है, कोई वस्तु ऐसी है जो दो दिशाओं में एक साथ चले, कुछ देर इसमें, कुछ देर उसमें, कुछ देर इसमें, कुछ देर उसमें, तो कहने का मतलब यह है कि वो जो गति हो रही है वो द्विविमीय गति हो रही है। मतलब साथ साथ वो दो दिशाओं में चल रहा है। ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेयर कुछ दूर खड़ा है और आप क्या करते हो, आप गेंद को ऐसे फेंकते हो। जब आप गेंद को ऐसे फेंकते हो तो गेंद ऐसे जाती है, गेंद ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे होती है। तो क्या हुआ, पहले ऊपर गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। मतलब क्या हुआ, पहले y अक्ष में चली, फिर क्या हुई, x अक्ष में गई और फिर नीचे आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी अगर कोई गति हो रही है, ऐसी कोई गति हो रही है जिसमें वस्तु क्या करे, एक साथ दो अक्षों में गति करे, तो उस गति को हम लोग बोलते हैं द्विविमीय गति। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे चल के हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पहला जैसे मैं लिख दे रहा हूँ प्रक्षेप गति, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। या आप कह सकते हो एक एग्जाम्पल और, वृत्तीय गति। ये क्या है, ये द्विविमीय गति है। प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति जो होती है वो क्या होती हैं, द्विविमीय गति होती है। इसमें जो कण होता है, जो वस्तु होती है, एक साथ दो अक्षों में चलती है। ठीक है। त्रिविमीय गति की बात करते हैं। वस्तु x, y व z तीनों अक्षों में गति करता है। वस्तु क्या करता है, x, y और z तीनों अक्षों में एक साथ अगर गति करे
तो हम बोलते हैं कि जो वस्तु है वो कैसी गति कर रहा है, त्रिविमीय गति कर रहा है। अब तीनों अक्षों की बात होगी साथ साथ, एक्स वाई और जेड। तो इसका एग्जाम्पल जो सिलेंडर होता है गैस वाला ना, गैस सिलेंडर में गैस के अणुओं की गति, मतलब गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस के अणु होते हैं ना, वो तीनों डायरेक्शन में चलते हैं। कभी ऊपर जाएंगे, कभी आके सिलेंडर की दीवार से टकराएंगे, कभी नीचे जाएंगे। तो वो गैस के जो अणु होते हैं वो एक साथ तीनों डायरेक्शन में चल सकते हैं, कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। तो ऐसी गति जो होती है त्रिविमीय गति होती है। ठीक है, तो मैंने आपको गति के बारे में बताया। गति क्या होती है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो। गति तीन प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, तीन विमीय गति। और अच्छा, गति को हमने तीन प्रकार में बांट तो दिया, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। लेकिन इस गति के बारे में बता कौन रहा है, इस गति के बारे में बता रहा है निर्देश तंत्र। कौन बता रहा भैया, निर्देश तंत्र बता रहा है। निर्देश तंत्र क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, निर्देशांक निकाय है। यही बताएगा कि वस्तु किस दिशा में है और किस गति से जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में है, एक्स में जा रहा है कि वाई में जा रहा है कि जेड में जा रहा है, ये कौन बताएगा, ये निर्देश तंत्र बताएगा। और जब भी निर्देश तंत्र की बात होगी तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों को आप दिमाग में सोच लीजिए, ये तीनों अक्ष इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि निर्देश तंत्र एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, निर्देशांक निकाय होता है, और निर्देशांक में एक्स वाई जेड अक्ष होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे भैया एक समान गति के बारे में। किसके बारे में, एक समान गति के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हम लोगों ने एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति के बारे में बात किया है। अब हम बात करने चल रहे हैं एक समान गति के बारे में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे असमान गति के बारे में। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अभी हम लोग भौकाल बना रहे हैं, भौकाल बन गया तो काम बन गया। ठीक है, चलो एक समान गति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तक मैंने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में नहीं बताया, लेकिन इतना तो आपको आइडिया होगा ही, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर एक समान गति यहाँ पर लिख दिया, तो एक समान गति को समझ लेते हैं। आगे हम लोग दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण को भी आगे समझेंगे। ठीक है, एक समान गति क्या होती है, जब वस्तु समान समय में, जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे। जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, तब वस्तु की गति, एक समान होती है। तब वस्तु की जो गति होती है वो कैसी होती है भैया, एक समान होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु जो है क्या है, एक समान रूप से गतिमान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो एक सेकंड में 20 मीटर चलता है, दूसरे सेकंड में 2 सेकंड में वो 40 मीटर चलता है, 3 सेकंड में वो 60 मीटर चलता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो वस्तु है वो क्या कर रहा है, हर सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। समझो ना, एक सेकंड में 20, दूसरे में 20 और बढ़ गया। भाई समय जो है 1 सेकंड बढ़ा तो दूरी 20 और बढ़ गई। समय 1 सेकंड और बढ़ गया, 3 सेकंड हो गया तो दूरी 20 मीटर और बढ़ गई, 60 मीटर हो गई। तो समान समय में समय जो है 1-1 सेकंड बढ़ रहा है, तो दूरी भी क्या हो रही है, 20-20 मीटर बढ़ रही है। अगर ऐसा कोई भी वस्तु अगर ऐसा गति करता है, तो उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी। बात समझ में आई, समान समय में समान गति करे। ठीक है, दूसरा होता है असमान गति।
जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होती है? जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तब वस्तु की गति असमान होती है। क्या लिखा मैंने लिखा कि जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तब वस्तु की जो गति होती है वो कैसी होती है? असमान होती है। जैसे आप समझ सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि वस्तु जो है वो 1 सेकंड में कितना चल गया? 20 मीटर चल गया। दूसरे सेकंड में वो चल गया 50 मीटर। तीसरे सेकंड में वो चल गया 90 मीटर, है ना? ऐसे चल गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 20 चला था, तो दूसरे में 50 चल गया और तीसरे में 90 चल गया। मतलब यहाँ समय तो बढ़ रहा है, 1 से 1 सेकंड हुआ 2 सेकंड, 2 से 1 सेकंड हुआ 3 सेकंड, लेकिन यहाँ पर दूरी देखो, पहले 20 था अब 50 हो गया, यानी 30 मीटर बढ़ा। फिर अगले सेकंड वो 90 हो गया, यानी 40 मीटर बढ़ा। तो पहले 30 मीटर बढ़ा, फिर 40 मीटर बढ़ा। तो समय तो समान है लेकिन दूरी जो है वो अलग अलग है। तो अगर वस्तु क्या करे, समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे, तो वस्तु की जो गति होती है वो असमान गति होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने अभी तक गति के बारे में बात किया। अब यहाँ पर मैंने दूरी शब्द का प्रयोग कर लिया था और मैंने कहा कि दूरी के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, फिर भी चलिए दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूरी अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई। वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, यहीं पर लिख देता हूं, है ना? वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई जो होती है वही कहलाती है क्या? दूरी। पथ मतलब आप समझ पा रहे होंगे, पथ का मतलब है रास्ता। ठीक है, तो वस्तु क्या करे कि जितने भी रास्ते तय करता है उसकी लंबाई को नाप लें, वही क्या हो जाएगी? उसकी दूरी हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि वस्तु ए से चलना शुरू करता है, बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया और डी से ई तक गया। ठीक है, ए से चलना शुरू किया और कहाँ तक गया है? ई तक गया है। हमें यह पता करना है कि वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। मान लीजिए कि ए से बी तक 2 किलोमीटर चला, बी से सी तक 1 किलोमीटर चला, सी से डी तक 3 किलोमीटर चला, डी से ई तक 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम कुल पथ की लंबाई नाप लेंगे। तो रास्ता है ए से बी से सी से डी, डी से ई। तो यहाँ से यहाँ तक 2, 2, 1, 3, 3, 3, 6 और 5, 11, यानी ए से लेकर ई तक कुल पथ की लंबाई जो है वो 11 किलोमीटर है। तो हम कह देंगे कि वस्तु की जो कुल दूरी वो कितनी है? 11 किलोमीटर है। सीधा सा मतलब यह है कि कुल पथ की लंबाई आपको नाप लेनी है, वही क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और बात करें। दूरी जो होती है ना, दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। अभी मैंने सदिश और अदिश के बारे में आपको नहीं बताया है, इसका एक अलग चैप्टर है, वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल नहीं होती है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। और एक बात मैं और लिखूँगा, दूरी सदैव यानी ऑलवेज, हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या है? सदैव धनात्मक होती है। यह
ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। तो दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूरी के बारे में इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता भैया, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी है ना। विस्थापन जो होती है वो दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी। अब दूरी का इस्तेमाल यहां पर मैंने कर दिया, तो भैया विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की लंबवत, लंबवत मतलब सीधी सीधी दूरी जो होती है वही क्या होती है, विस्थापन होती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें विस्थापन को लेकर लिख दूं। विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि है भैया, सदिश राशि होती है। ठीक है, और यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकती है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी यानी सीधी दूरी जो होती है वो विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, सीधी सी बात है। विस्थापन में दिशा भी होगी। ठीक है, यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकती है। दूरी के लिए कंडीशन है कि वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं लूँगा और उस एग्जाम्पल के द्वारा मैं दूरी और विस्थापन दोनों को एक साथ परिभाषित करूँगा, समझिएगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु ए पर स्थित है, ए से बी तक वो मान लीजिए कि 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और बी पर पहुंच गया, बी से सी तक हो गया कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे कि ए से बी तक गया 3 और बी से सी तक गया 4, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर दूरी कितनी है भैया, दूरी यहाँ पर है ए बी और प्लस में कितना बी सी, यानी ये हो गया 3 + 4 यानी कि कितना हो गया 7। अगर ये मीटर में है तो ये हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई विस्थापन पूछे तो विस्थापन के बारे में मैंने क्या कहा कि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत मतलब सीधी, हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। लंबवत का मतलब है क्या, सीधी दूरी है ना, सीधी। तो सीधी मतलब ए से चला था और कहाँ गया, सी गया। तो हम दूरी तो ऐसे नापेंगे कितना चला वो, लेकिन विस्थापन की बात आएगी तो सीधी दूरी हमें नापनी है। पहले ए पर था, अब सी पर है। देखो, दूरी के लिए हमेशा बात जब की जाएगी तो कहा जाएगा कितना चला, और जब विस्थापन के बारे में बात की जाएगी तो कहा जाएगा कि कहाँ पर है। तो कितना चला, ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन कहाँ पर है, सी पर है। तो ए से कहाँ पर है, सी पर है। अगर हम ये वाली दूरी निकाल लें तो यही क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। तो निकाल लो, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो ये 90 है तो एक कर्ण हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस में कितना, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये हो गया 16, यानी ये आ गया 25। तो ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर कितना, वर्गमूल 25 यानी 5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया कितना, 5। तो दूरी आया था आपका 7 और विस्थापन कितना आएगा भैया, विस्थापन हो गया आपका 5 मीटर। बात समझ में आई। तो दूरी और विस्थापन ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दूरी दिशा नहीं होती है, दूरी में, विस्थापन में दिशा होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल नहीं होती है। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। अब दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही समझो कि पहले वस्तु ए से बी गया, बी से सी गया। अगर मुझे ये पता करना होता कि ए से लेकर सी तक
वस्तु का विस्थापन कितना है तो मैं बताता 5। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी मैं बदलता हूँ, मैं कहता हूँ कि वस्तु ए से चला बी गया, बी से सी गया और सी से वापस कहाँ आ गया, ए आ गया। तो अगर वस्तु ए से चला था और ए पर ही आ गया तो इस सिचुएशन में विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दूरी के लिए कहा जाता है कि कितना चला और विस्थापन के लिए कहा जाता है कि कहाँ पर है। तो दूरी में कितना चला, पहले 3 गया, फिर 4 गया, फिर 5 गया, तो 3 4 7 और 5 12। तो यहाँ पर इस कंडीशन में दूरी कितनी हो जाएगी भैया, दूरी 12 मीटर हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे विस्थापन बताओ तो भैया पहले कहाँ पर था, ए पर था, अब कहाँ पर है, ए पर है। क्योंकि पहले ए पर था और चलते 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 फिर से ए पर आ गया, तो पहले भी ए पर था अब भी ए पर है, इसका मतलब विस्थापन क्या है, 0 है। भाई पहले जहाँ था वहीं अब भी है, तो विस्थापन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, इसका मतलब 0 है। बात समझ में आई? तो इस तरह से दूरी और विस्थापन आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, दूरी और विस्थापन के थोड़ा सा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।